नाज़रीन इकराम, जेफरी एप्स्टीन के घर पर छापे के दौरान एक ऐसी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई मिली जो छुपाई नहीं गई थी बल्कि सबके सामने थी। ये तस्वीर मौजूदा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की थी, जो कि जेफरी एप्स्टीन के साथ खुशगवार मूड में खड़े मुस्कुरा रहे थे। ये तस्वीर दुनिया भर के लिए एक धचका थी, क्योंकि जब FBI ने सन 2019 में एप्स्टीन के घर की तलाशी ली गई तो वहां सिर्फ गैर कानूनी चीजें ही नहीं मिली बल्कि ताकतवर लोगों के साथ उसके ताल्लुकात के सबूत भी मिले। अब सवाल ये पैदा होता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर वहां पर क्यों थी? क्या ये महज एक यादगार थी या इसके पीछे कोई राज छुपा था? ये तस्वीर सन 2003 या 2004 के आसपास ली गई थी, जब मोहम्मद बिन सलमान महज एक नौजवान शहजादे थे और इनके बादशाह बनने या वली अहद बनने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था। उस वक्त वो रॉयल फैमिली के हजारों शहजादों में से एक आम शहजादे थे। तो फिर जेफरी एप्स्टीन जैसा शातिर इंसान उन पर नजर क्यों रखे हुए था? ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि एप्स्टीन का काम सिर्फ पैसे कमाना नहीं था, बल्कि वो दुनिया के ताकतवर लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी कमजोरियां रिकॉर्ड करता था ताकि मुस्तकबिल में उन्हें इस्तेमाल कर सके। एप्स्टीन के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ नए नहीं थे, बल्कि ये सिलसिला सन 1990 की दहाई से चल रहा था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1995 में एप्स्टीन ने जद्दा के कई दौरे किए। सरकारी तौर पर कहा जाता है कि वो कारोबारी दौरों पर था, लेकिन हैरानकुन तौर पर सऊदी अरब में उसकी ना तो कोई कंपनी रजिस्टर्ड थी और ना ही कोई सरमायाकारी। एक साबिक इंटेलिजेंस अफसर ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर यह जाहिर किया कि एप्स्टीन जब वहां जाता वो पुरअसरार तरीके से गायब रहता और किसी को मालूम नहीं होता था कि वो किन लोगों से मिल रहा है। सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि उसके प्राइवेट जेट में वहां जाने वालों की तादाद कम होती थी, लेकिन वहां से वापस आने वालों में नौजवान लड़कियां होती थीं। ये इस बात की जानिब इशारा था कि या तो लड़कियां वहां ले जाई जा रही थी या फिर वहां से ट्रैवल की जा रही थी। मगरबी ममालिक में अयाशी के लिए मशहूर जगहों पर सऊदी शहजादों का आना जाना आम सी बात थी और एप्स्टीन इन्हें बिल्कुल वही माहौल फराहम करता था जहां वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकें और कोई इनसे सवाल ना करे। ये सब कुछ खुफिया रखा जाता था, लेकिन एप्स्टीन ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, बल्कि वो दुनिया के ताकतवर लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी कमजोरियां रिकॉर्ड करता था ताकि मुस्तकबिल में इन्हें इस्तेमाल कर सके। ये सब कुछ खुफिया रखा जाता था, लेकिन एप्स्टीन ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता था ताकि इसे बतौर इंश्योरेंस इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे तारीख और पुरअसरार पहलू वो जजीरा है जिसे लिटिल सेंट जेम्स कहा जाता है, लेकिन मुकामी लोग उसे शैतान का जजीरा कहते हैं। बाहर से ये जजीरा जन्नत का नज़ारा पेश करता था, लेकिन उसके अंदर जहन्नुम बसी हुई थी। वहाँ एक अजीबो गरीब इमारत थी जिस पर सुनहरी गुंबद बना हुआ था और उस पर नीले और सफेद रंग की लकीरें खींची गई थी। ये इमारत किसी इबादत गाह जैसी लगती थी, लेकिन ये किसी आम मजहब की नहीं थी। गवाहों ने बताया कि नौजवान लड़कियों को इस इमारत में ले जाया जाता था और वो घंटों बाहर नहीं आती थी। जब FBI ने इस जजीरे की तलाशी ली तो इन्हें वहां कदीम सुमेरी और बाबल के ज़माने के निशानात मिले। वहां एक बैल के सर जैसी तस्वीर भी मिली जिसको बाल नामी कदीम देवता की अलामत समझा जाता है। तारीख बताती है कि हजारों साल पहले इस देवता की पूजा करने वाले लोग बच्चों की कुर्बानी देते थे और बेहयाई की रसूमात अदा करते थे। 21वीं सदी में एक अमरीकी जजीरे पर इन निशानात का मिलना इस बात की तरफ इशारा था कि एप्स्टीन सिर्फ जिस्मानी हवस का पुजारी नहीं था, बल्कि वो किसी इंतहाई खतरनाक और शैतानी अकीदे से जुड़ा हुआ था। इससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाली हकीकत ये सामने आई कि इस जजीरे पर खाना काबा के गिलाफ का एक टुकड़ा मिला। हम सब जानते हैं कि खाना काबा मुसलमानों के लिए दुनिया की सबसे मुकद्दस जगह है और इसका गिलाफ इंतहाई एहतराम की नज़र से देखा जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि एक जिनसी दरिंदे के जजीरे पर गिलाफ काबा का टुकड़ा क्या कर रहा था। तहकीकात में ये बात सामने आई कि काला जादू और शैतानी अमलियात करने वाले लोग अक्सर मुकद्दस तरीन चीज़ों की तौहीन करके अपनी शैतानी ताकतें बढ़ाने का दावा करते हैं। कदीम जादू की किताबों में लिखा है कि दुश्मन के खुदा या मजहब की मुकद्दस चीज़ को नापाक कामों में इस्तेमाल करने से शैतानी कुव्वतें खुश होती हैं। गवाहों के मुताबिक जजीरे पर अजीबोगरीब रसूमात होती थीं और खदशा जाहिर किया गया कि गिलाफे काबा के इस टुकड़े को इन्हीं नापाक मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये महज बेहयाई नहीं थी, बल्कि ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस्लाम और मजहबी इक़दार पर हमला था। दस्तावेज़ात से पता चलता है कि एप्स्टीन ने ये गिलाफ 1990 की दहाई में हासिल किया था और इसके लिए खतीर रकम अदा की गई थी। एप्स्टीन के पास सिर्फ सियासतदान या कारोबारी लोग ही नहीं आते थे,
बल्कि उसके ताल्लुकात साइंसदानों और दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स के साथ भी थे। वो जेनेटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खासी दिलचस्पी रखता था। इसका एक जुनूनी ख्वाब ये था कि वो अपनी नस्ल को पूरी दुनिया में फैलाए। वो हिटलर जैसे ख्यालात रखता था कि सिर्फ ताकतवर और ज़हीन लोगों का DNA ही आगे बढ़ना चाहिए। इसके जजीरे और घरों से मिलने वाली किताबों में काबाला और कदीम मिस्री जादू की किताबें भी शामिल थी। ये किताबें महज सजावट के लिए नहीं थी, बल्कि गवाहों का कहना है कि वहाँ बाकायदा रसूमात भी अदा की जाती थी। कुछ गवाहों ने बताया कि इन्हें एक कमरे में ले जाया जाता था जहां काले कपड़े पहने हुए लोग अजीबो गरीब जुबान में कुछ पढ़ते थे और खौफनाक माहौल पैदा होता था। ये सब कुछ इशारा करता है कि एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ अमीरों की अय्याशी का अड्डा नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा ग्रोह था जो पुरानी तहजीबों के शैतानी अकायद को आज के दौर में जिंदा कर रहा था। दोस्तों, इस कहानी का सबसे ज्यादा लर्ज़ाखेज हिस्सा वो है जिस पर मीडिया बात करने से डरता है। एप्स्टीन की फाइल्स में कुछ ऐसे बयानात भी मौजूद हैं जिनमें इंसानी गोश्त खाने और बच्चों को गायब करने का जिक्र है। ये बातें किसी अदालती फैसले का हिस्सा तो नहीं, लेकिन ये FBI की फाइलों में बतौर गवाही मौजूद हैं। कुछ गवाहों ने बताया कि वहाँ होने वाली पार्टियों में इंसानों का गोश्त पेश किया जाता था और कुछ लोग इसे ताकत हासिल करने का जरिया भी समझते थे। जो लोग इन दावों के बारे में बोले वो या तो पुरस्रार तौर पर गायब हो गए या फिर खामोश हो गए। ये इल्जामात इतने खौफनाक हैं कि आम इंसान का जहन इसे कबूल करने से इनकार कर देता है। लेकिन तारीख गवाह है कि जब इंसान के पास बेतहाशा ताकत और दौलत आ जाती है, वो खुदा का खौफ दिल से निकाल देता है, तो वो दरिंदगी की उस सतह पर गिर सकता है जिसका तसव्वुर भी महाल है। ये दावे साबित ना होने की एक वजह यह भी हो सकती है कि इनमें मुलविस लोग इतने ताकतवर हैं कि कोई इदारा उन पर हाथ डालने की जरूरत ही नहीं कर सकता। एप्स्टीन का ये पूरा निज़ाम ब्लैकमेलिंग पर चलता था। वो जानबूझकर दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों को अपने जजीरे पर बुलाता, उन्हें ममनुआ कामों की तरगीब देता और फिर खुफिया कैमरों से सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता। जब ये लोग वापस जाते तो वो एप्स्टीन की मुट्ठी में होते थे। इसके पास हजारों घंटों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद थीं। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का नाम फ्लाइट लॉग्स में 26 बार आया। बरतानवी शहजादा एंड्रयू, डोनाल्ड ट्रंप और हॉलीवुड के बड़े बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल थे। एप्स्टीन ने इन सब को काबू में कर रखा था। यही वजह है कि जब पहली बार सन 2005 में इस पर केस बना तो उसे इंतहाई मामूली सजा देकर छोड़ दिया गया। ये कानून की कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये इस बात का सबूत था कि उसके पीछे खड़े लोग किस कदर ताकतवर थे। वो सब जानते थे कि अगर एप्स्टीन ने मुंह खोल दिया तो उन सब की जिंदगियां तबाह हो जाएंगी, इसलिए इसे बचाना उन सब की मजबूरी बन चुका था। फिर 10 अगस्त सन 2019 की वो रात आई जब जेफरी एप्स्टीन जेल की कोठरी में मुर्दा पाया गया। सरकारी तौर पर उसे खुदकुशी करार दिया गया, लेकिन हालात और वाकयात इस कहानी को झुटलाते हैं। उस रात जेल के उस हिस्से के कैमरे अचानक खराब हो गए जहां एप्स्टीन कैद था। जो गार्ड ड्यूटी पर थे वो अजीब इत्तेफाक से उसी वक्त सो गए। एक ऐसा कैदी जिसे खुदकुशी के खतरे पर रखा गया था, उसे अकेला कैसे छोड़ दिया गया? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसकी गर्दन की हड्डियों में ऐसे फ्रैक्चर पाए गए जो आम तौर पर फांसी या खुदकुशी में नहीं होते, बल्कि गला दबाने की सूरत में होते हैं। ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। ये एक वाज़ेह पैगाम था कि इस राज को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। उसकी मौत से सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं ताकतवर लोगों को हुआ जिनके नाम उनकी फाइलों में मौजूद थे। एक मुर्दा इंसान अब गवाही नहीं दे सकता, और एप्स्टीन की मौत के साथ ही वो तमाम वीडियोस, रिकॉर्ड, सबूत शायद हमेशा के लिए गायब हो गए जो दुनिया के एलीट तबके को बेनकाब कर सकते थे।